ये अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे डीडी न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। सदन के दोनों सदनों में आज फिर हंगामा, भारी शोर शराबे के बीच दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित। उच्च सदन में आज पेश किए जाएंगे कई प्राइवेट बिल। बिहार एसआईआर पर अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं जताई आपत्ति। चुनाव आयोग ने फिर दोहराया कि नहीं छूटेगा कोई भी पात्र मतदाता, आयोग मतदाता को नहीं मिलेगी जगह। उत्तराखंड के धराली में आज सुबह 75 लोगों को बचाया गया। कल लगभग 400 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। डीएम के अनुसार एक शव बरामद, 49 लोग लापता। फ्रांस के जंगलों में लगी भीषण आग, 16,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र प्रभावित, सैकड़ों घर तबाह, कई शहरों का तापमान 40 डिग्री के पार। चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में अर्जुन एरिगेसी ने जीत के साथ की शुरुआत। अमेरिका के अवार्डर लियांग को दी मात, तो वहीं विदित गुजराती ने खेला ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों में आज फिर से विपक्ष ने हंगामा किया। भारी शोर शराबे के बीच दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित हुई। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में कामकाज में रुकावट आई। और सबसे पहले अगर बात करें राज्यसभा की, तो यहां उपसभापति हरिवंश ने सदन को चलाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन विपक्षी सांसदों के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही दिन में 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। और इधर लोकसभा में भारी शोर शराबे के बीच प्रश्नकाल को चलाने की कोशिश, जहां पर फर्टिलाइजर मंत्री जेपी नड्डा सवालों का जवाब दे रहे थे, लेकिन भारी हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा है। अमित शाह दरभंगा जिला होते हुए सीतामढ़ी जाएंगे और इस दौरान वे सीतामढ़ी जिले में मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की वृहद योजना का भूमि पूजन करेंगे। और इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। दरअसल सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम में मां सीता की जन्मस्थली पर एक भव्य जानकी मंदिर के निर्माण का निर्णय लिया गया है, जिसकी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। ये निर्णय धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार ने इसके पुनर्विकास के लिए श्री जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम मंदिर न्याय समिति के गठन की भी घोषणा की है, जो इस परियोजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभालेगी। तो वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने सीतामढ़ी दिल्ली अमृत भारत ट्रेन को भी स्वीकृति दे दी है, जिसका आज शुभारंभ होगा। सरकार के इस पहल का संत समाज भी स्वागत कर रहे हैं। और इस मंदिर का निर्माण 67 एकड़ भूमि पर 882.87 करोड़ रुपए की लागत से होगा, जिसमें केवल मुख्य मंदिर भवन पर 137.34 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंदिर निर्माण में 31 पवित्र नदियों जैसे कि गंगा, यमुना, सरयू का जल और 21 तीर्थ स्थलों की मिट्टी का उपयोग होगा। तो वहीं तिरुपति बालाजी की तर्ज पर 50,000 लड्डू प्रसाद के लिए तैयार किए जाएंगे, जिन्हें दक्षिण भारत के कारीगर बनाएंगे। तो वहीं मंदिर का निर्माण 42 सप्ताह 11 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसका उद्घाटन अगले वर्ष सावन में संभव है। जो हमारे भारत सरकार के अमित शाह गृह मंत्रालय से आ रहे हैं,
सीतामढ़ी को विश्व पर्यटक से जोड़ने का जो काम किए हैं हमारे गृह मंत्रालय बिहार सरकार से नीतीश कुमार जी, इनके लिए हम इन दोनों को कोटि कोटि प्रणाम और साधुवाद भी देते हैं। और यही कहते हैं कि हमारे देश और विश्व को विकास के लिए धर्म और संस्कृति को जोड़ना होगा। जब तक हमारे धर्म और संस्कृति नहीं जुड़ेगा, जब तक हमारे देश का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए आज हमारे भारत का प्रधानमंत्री और अमित शाह जी और नीतीश कुमार ने मिल करके यह हमारे पुराने संस्कृति सभ्यता को जीवित कर रहे हैं। इनके लिए हम उन सबको आभार प्रकट करते हैं। आज मिथिलावासी धन धन हो रहे हैं, जो धन भाग ये मिथिला, जहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र जी पधारे थे, माता जानकी जन्म लिए, वैसी पावन भूमि पे आज उनका जन उद्धार का काम हो रहा है। और इलेक्शन कमीशन के सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है, जहां राहुल गांधी या तो घोषणा पत्र पर करें हस्ताक्षर या देश से मांगे माफी। बता दें आपको कि इलेक्शन कमीशन के सूत्रों से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां कहा गया है कि राहुल गांधी या तो घोषणा पत्र पर करें हस्ताक्षर या देश से मांगे माफी। अगर राहुल के आरोप सही हैं तो हस्ताक्षर करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए उन्हें। घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करने का मतलब बेतुके आरोपों पर विश्वास नहीं है। राहुल गांधी के पास दो विकल्प हैं, या तो घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करें या देश से माफी मांगे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने चुनावों में लगाए थे धांधली के आरोप। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है, जहां राहुल गांधी को खबरदार करते हुए उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी या तो घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करें या फिर देश से माफी मांगे। और अगर राहुल के आरोप सही हैं तो हस्ताक्षर करने में उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वाज़ेह रहे कि राहुल गांधी ने चुनावों में लगाए थे धांधली के आरोप, और उसी को लेकर इलेक्शन कमीशन ने आज ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अपने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करें या फिर देश से वो माफी मांगे। जिस तरह के आरोप वो लगातार लगाते आ रहे हैं कि चुनावों में धांधली हुई है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि राहुल गांधी के पास दो विकल्प हैं, या तो वो घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करें या फिर वो देश से माफी मांगे। जिस तरह का भ्रम वो लगातार फैलाते आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि चुनावों में धांधली की जा रही है। और जिस तरह से अभी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन पर कई तरह के आरोप लगाए, और उसी को लेकर कमीशन की तरफ से आज जवाब दिया गया। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अपने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करें या फिर देश से माफी मांगे। जिस तरह के बेतुके आरोप वो लगातार कमीशन पर लगाए जा रहे हैं। बता दें कि और राहुल गांधी के पास दो विकल्प हैं। इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर कहा है कि या तो वो घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करें या फिर देश से वो माफी मांगे। राहुल गांधी की तरफ से कमीशन पर कई तरह के आरोप लगातार लगते रहे हैं, और अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पर कमीशन की तरफ चुनाव में धांधली का उन्होंने आरोप लगाया था, जहां इलेक्शन कमीशन की तरफ से अब ये कहा गया है कि या तो वो घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करें या फिर देश से माफी मांगे। उनके जितने भी आरोप हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद हैं और बेतुके हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां लोकसभा में रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने बताया है कि देश में उर्वरक और खाद की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी क्षेत्र में मांग से अधिक रसायन और उर्वरक उपलब्ध कराया गया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया है कि लखीमपुर में खाद और उर्वरक की कोई भी कमी नहीं है। जो रिक्वायरमेंट बताई गई वो यूरिया की रिक्वायरमेंट थी 1,21,918 मेट्रिक टन, और इनको 1,30,276 मेट्रिक टन दे दिया गया। उसी तरीके से डैप जो है DAP वो 12,801 इनकी रिक्वायरमेंट थी, 14,847 इनको दे दिया गया है। MOP ने 844 मेट्रिक टन इनको दिया गया है, इनकी रिक्वायरमेंट थी। इनको 2,377 मेट्रिक टन दिया गया है।
और संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले आज विपक्षी दलों ने बिहार में मसौदा मतदाता सूची यानी कि SIR को लेकर प्रदर्शन किया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस पर कहा है कि कांग्रेस मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रही है और कांग्रेस का वोट लूटने का इतिहास रहा है। कांग्रेस चोरी, डकैती, बूथ कैप्चर करके चुनाव जीतती थी। 1980 का श्रीमती गांधी का जवाब है लोकसभा में। 500 से ऊपर जगह पर जो है बूथ कैप्चरिंग हो गया, डकैती हो गया, बक्सा लेके भाग गए, शेड्यूल कास्ट को वोट नहीं देने दिया, शेड्यूल ट्राइब को वोट नहीं देने दिया। फिर मैंने गिरधर कमान का जिक्र किया कि कोई मुख्यमंत्री है और लोकसभा में आके सरकार गिरा देता है। इससे बड़ा जो है 2 जगह वोट, 2 जगह चोरी, 2 जगह डकैती और 500 जगह जो है जबरदस्ती आपने बूथ कैप्चरिंग करके चुनाव जीत लिया। इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है? फिर वही दिन लाना चाहते हैं वो। मतलब जो आज आम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, महिला जो वोट कर रहे हैं और लोकतंत्र में जिनकी आस्था है, वो उसी तरह का दिन वापस लाना चाहते हैं। मुझे लगता है मूर्खतापूर्ण व्यवहार है और उनके जो ट्विटर हैं वो बढ़िया नहीं है। और बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के धराली इलाके में आज सुबह 75 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि कल लगभग 400 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उत्तरकाशी के DM प्रशांत आर्य ने कहा है कि अभी तक केवल 1 शव बरामद हुआ है, जबकि 49 लोग लापता हैं। पिछले दिनों धराली में बादल फटने के बाद पहाड़ों से आए सैलाब ने तबाही मचा दी थी और कई घर ध्वस्त हो गए थे और इस दौरान सैकड़ों लोग इस इलाके में फंसे थे। फिलहाल युद्ध स्तर पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए 367 लोगों को निकाला गया है। उत्तराखंड में मौसम साफ होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन ने रफ्तार पकड़ी है। चीनूक हेलीकॉप्टर की मदद से प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचाई जा रही है। भारी मशीनरी व रसद सामग्री वहां भेजी जा रही है। भारतीय वायुसेना के चीनूक और Mi-17V5 हेलीकॉप्टर राहत कार्य में जुटे हुए हैं और इनकी मदद से 112 लोगों को एयरलिफ्ट कर देहरादून पहुंचाया गया। 5 अगस्त को आई प्राकृतिक आपदा के बाद से धराली इलाके में अभी भी कुछ लोगों के लापता होने की आशंका है। उत्तराखंड पुलिस ने बताया है कि आपदा स्थल पर पुलिस, SDRF, NDRF, ITBP, सेना, फायर और राजस्व की टीमें राहत और बचाव के कार्य में जुटी हुई हैं। आपदाग्रस्त क्षेत्र में फंसे लोगों को सुबह से ही हेली के माध्यम से ITBP मातली पहुंचाने का सिलसिला निरंतर जारी है। भारतीय वायुसेना के विमानों ने NDRF, SDRF और भारतीय सेना के 130 जवानों को तैनात किया है। आज SDRF की ड्रोन विशेषज्ञ टीम द्वारा जनपद उत्तरकाशी के हर्षिल क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से हवाई निरीक्षण किया गया और इसके अतिरिक्त SDRF द्वारा धराली के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का भी ड्रोन से हवाई सर्वेक्षण किया गया। ये सर्वेक्षण उन दुर्गम क्षेत्रों में किया गया है जहां भूस्खलन व मलबा आने के कारण जमीनी पहुंच अत्यंत कठिन है। प्रभावित क्षेत्रों में किसी व्यक्ति के फंसे होने अथवा लापता व्यक्तियों की मौजूदगी की संभावना के दृष्टिगत SDRF की टीम ने ड्रोन कैमरों की सहायता से क्षेत्र की सर्चिंग की और साथ ही लगभग 20 टन राहत सामग्री हवाई मार्ग से पहुंचाई गई। उत्तरकाशी के धराली में जमीनी स्तर पर बचाव और राहत कार्य जारी है। भारतीय सेना की टीमें अथक परिश्रम से संपर्क बहाल करने, निवासियों और पर्यटकों को निकालने, चिकित्सा सहायता प्रदान करने में जुटी हुई हैं। उत्तर भारत क्षेत्र के GOC लेफ्टिनेंट जनरल DG मिश्रा के नेतृत्व में सेना युद्ध स्तर पर काम कर रही है और मध्य कमान के सेना कमांडर सहित वरिष्ठ सेना कमांडरों के सैनिकों और वहां फंसे हुए लोगों का मनोबल बढ़ाया और इससे SDRF, ITBP, स्थानीय प्रशासन और अधिकारियों के साथ निर्बाध समन्वय भी संभव हुआ। कि पिछले 3 दिनों से यहाँ पे राहत कार्रवाई और सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं, दोनों धराली गांव में और यहाँ पे हर्सिल के साउथ कैंप में। हमारा जो पूरा ध्यान है वो इस बात पे केंद्रित है कि जो गंगोत्री में धार्मिक पर्यटक थे उनको वहां से निकाला जाए और तकरीबन 400 लोग वहां से निकाले गए हैं जो हर्सिल तक लाए गए हैं। इसी के साथ तकरीबन 350 लोग 70 हेलीकॉप्टर की जो यहाँ से सेवाएं शुरू करी हैं आर्मी ने, एयरफोर्स ने और यहाँ का जो उत्तराखंड प्रशासन है उससे लोगों को यहाँ हर्सिल से उत्तरकाशी तक भेजा जा रहा है मातली, जहां से आगे वो बाय रोड देहरादून की तरफ जा रहे हैं।
और एनडीआरएफ की सभी टीमें धराली पहुंच गई हैं और तेजी के साथ लोगों को बचाने का काम चल रहा है। जब एनडीआरएफ की टीमें धराली पहुंची तो वहां एक व्यक्ति को जो धराली आपदा में फंस गया था उसका जीवन भी बचाया गया। और कैसे चल रहा है धराली में एनडीआरएफ का ऑपरेशन, इस पर खास बात की एनडीआरएफ के डीआईजी गंभीर चौहान के साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। डीआईजी एनडीआरएफ गंभीर चौहान जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, अभी धराली की क्या स्थिति है? और धराली तो जैसा आपने वीडियोस में देखा है वैसे तो काफ़ी नुकसान हो चुका है, लेकिन जो लोग वहाँ पर थे, घायल थे या जो गुम थे, उनको पूरी तरह से इवैक्यूएट करके हर्षिल एयरफील्ड पे लाके लगभग 400 लोगों को कल यहाँ लाया गया और देहरादून भेजा गया। और अभी भी मॉर्निंग 6 बजे से ऑपरेशन चल रहा है। अभी तक लगभग 100-150 लोग पहुँच चुके हैं और आज उम्मीद है कि जो वहाँ पे 300-350 लोग हैं उनको सकुशल यहाँ पे लाया जाएगा। सर, एनडीआरएफ की अभी कितनी टीम पहुंची है? क्योंकि रोड कनेक्टिविटी तो पूरी तरीके से बहाल नहीं हुई है। आप देखें बटवाड़ी के आगे रास्ता पूरा का पूरा फ्लैश आउट है। तो एनडीआरएफ कितने लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं और किस किस तरह के उपकरणों के साथ कर रहे हैं? एनडीआरएफ की हमारी 4 टीमें वहाँ पर, एक कमांडेंट और 4 ऑफिसर्स हैं, उसमें एक मेडिकल ऑफिसर भी हैं और एक हम इस समय जो हमारे पास 6 डॉग्स हैं वहाँ पे, जिसमें 2 कैडावर डॉग्स भी हैं जो कि मरे हुए इंसान को भी उसमें से ढूंढने की कैपेसिटी रखता है। और बाकी जितने भी हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, चाहे LD1 LD2 वगैरह, सारे इक्विपमेंट्स हमारी टीम फुली इक्विप्ड है वहाँ पर। और जैसा आपने कहा है कि रोड की हालत बिल्कुल अभी चूँकि ठीक नहीं है, उसको रिस्टोर करने में अभी समय लगेगा। और अभी जो आगे जैसे ऑपरेशन चलेगा तो उसमें हैवी मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए प्रशासन पूरी तरह से अभी काम कर रहा है। तो एनडीआरएफ की सारी टीम पहुंच गई या कुछ बची है अभी रोड की वजह से? एनडीआरएफ की हमारी पूरी टीम से लगभग 110-115 आदमी हमारे वहाँ पर हैं अभी, और उसमें मेडिकल टीम, टेक्निकल टीम और जो अपने जैसे मैंने बताया वेटनरी डॉग्स वगैरह हैं, वो पूरे इक्विपमेंट्स के साथ वहाँ पर मौजूद है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि 50 फीट के करीब मलबा है, कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा? कब तक सर्च का जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा? देखिए, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन अभी जो प्राथमिकता ये है कि जो लोग जिंदा हैं, जीवित हैं या जो घायल थे उनको निकालना है। साथ के साथ जो गंगोत्री वगैरह में यात्री लोग फंसे थे उनको निकालना है, जो कि आज उम्मीद है जैसा मौसम साथ दे रहा है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो अगली प्राथमिकता होनी है वो रोड को बनाना है, कम्युनिकेशन को और बिजली पानी को वहाँ पर रिस्टोर करना है। उसके साथ जो ये फिर मलबे को निकालना, उसके बाद ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस रहेगा। एनडीआरएफ जब वहाँ पर पहुँची कोई व्यक्ति जीवित बच पाया? एनडीआरएफ ने कोई रेस्क्यू कराया सर? परसों बिल्कुल एक व्यक्ति को वहाँ से निकाला गया था और उसको इमीडिएटली इवैक्यूएट करके फिर यहाँ लाए और यहाँ से फिर उसको एम्स ऋषिकेश के लिए भेजा गया। थे एनडीआरएफ के डीआईजी जो बता रहे थे कि एनडीआरएफ की सभी टीमें धराली पहुँच गई हैं और वहाँ पर जो रेस्क्यू का काम है उसे तेजी के साथ कर रहे हैं। कैमरामैन सुनील के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, उत्तरकाशी। और यहाँ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो, घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। निर्वाचन आयोग बिहार की मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कर रहा है, जहां चुनाव आयोग ने आज फिर से बताया है कि बिहार की मसौदा मतदाता सूची के संबंध में अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने एक भी दावा या आपत्ति नहीं दर्ज की है। दावा या आपत्ति की अवधि के शुरू हुए 1 सप्ताह से अधिक का समय हो चुका है और वहीं साधारण मतदाताओं ने 6,257 दावे या आपत्तियां दर्ज कराई हैं, जिनमें योग्य मतदाताओं का नाम जोड़ने और अयोग्य नाम हटाने की मांग की गई है। तो वहीं बिहार के सभी 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने भी अपने BLA की संख्या 1,60,813 कर दी गई है और इसके अलावा 36,060 नए मतदाताओं ने फॉर्म 6 और डिक्लेरेशन फॉर्म जमा किए हैं। अयोग्य
आयोग ने दोहराया है कि बिहार की अंतिम मतदाता सूची में किसी भी पात्र मतदाता को ना छोड़ा जाए और ना ही किसी अपात्र मतदाता को शामिल किया जाए। भारत वर्तमान में दुनिया में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है और देश में मिलेट के वैश्विक उत्पादन का करीब 38% उत्पादन होता है और कम से कम लागत में मोटे अनाज की खेती और जलवायु परिवर्तनों को झेलने की क्षमता ने इसे किसानों के लिए एक अच्छा विकल्प बना दिया है। केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, अनुसंधान संगठनों और किसान संगठनों और निजी क्षेत्र के सामूहिक प्रयासों से श्री अन्न को खेतों, बाजारों और आहार में उसका उचित स्थान दिलाने में मदद मिल रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत मिलेट उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। केंद्र सरकार के मुताबिक जुलाई 2025 तक भारत ने 2024-25 में करीब 180 लाख टन मोटे अनाज का उत्पादन हासिल कर लिया है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 4.4 लाख टन ज्यादा है। उत्पादन में राजस्थान सबसे आगे रहा और उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का स्थान रहा। श्री अन्न के निर्यात की बात करें तो भारत ने 2024-25 में $37 मिलियन मूल्य के करीब 49,165 टन मिलेट्स का निर्यात किया है। मिलेट उत्पादों में बाजरे का सबसे ज्यादा 60.3% उत्पादन हुआ है। दैनिक आहार में मिलेट को बढ़ावा देने के लिए कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रयास किए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से फॉक्सटेल, लिटिल बार्नयार्ड और कोदो, ब्राउन टॉप बाजार जैसी छोटी मिलेट किस्मों को बढ़ावा दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कोदो, कुट्टी और रागी की उत्पादकता में सुधार के लिए ICAR, IIMR के साथ समझौता ज्ञापन पर जोर है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने भावांतर भुगतान योजना BBY के माध्यम से श्री अन्न की फसल को मूल्य संरक्षण दिया है और इसका मतलब यह है कि यदि निजी खरीद कम कीमत की पेशकश करते हैं तो सरकार किसानों को 600 प्रति क्विंटल तक का मुआवजा देती है। तो वहीं ओडिशा के आदिवासी क्षेत्रों में मिलेट विशेष रूप से रागी को बढ़ावा दिया जा रहा है। जागरूकता बढ़ाने के लिए दिल्ली हाट में एक मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित किया गया है। सरकारी कार्यालयों को भी अपनी बैठकों, कार्यक्रमों और कैंटीनों में श्री अन्न आधारित नाश्ते और भोजन शामिल करने की सलाह दी गई है। समृद्ध पोषण संबंधी गुणों और जलवायु अनुकूल गुणों के कारण मिलेट को भारत की खाद्य संस्कृति और अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग बनाने से भारत सशक्त होगा। और एक बार फिर से धराली की खबर पर लौटते हैं हम, जहां धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन चॉपर के माध्यम से लगातार चल रहा है और मौसम साफ होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में रफ्तार पकड़ ली है। और IG गढ़वाल राजीव स्वरूप का कहना है कि हम जल्द ही हर्षिल, गंगोत्री और धराली में फंसे हुए लोगों को निकाल लेंगे और IG गढ़वाल खुद मातली हेलीपैड पर स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। और देखिए हमारे संवाददाता नीरज सिंह की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। IG गढ़वाल राजीव स्वरूप जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, अभी क्या स्थिति है रेस्क्यू ऑपरेशन की, कितने लोग फंसे हैं और सुबह से कैसी स्थिति? देखिए, कल से जब से हमारा ये हेली ऑपरेशन शुरू हुआ है, आपको जैसा अवगत होंगे कि अभी जो रोड रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो पुल टूटे हुए हैं उनका वॉर फुटिंग पे काम चल रहा है और उम्मीद है कि वो हमारे को ये वैली ब्रिज और इनका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू हो जाएगा। मे बी कल तक हम इसको शुरुआत कर देंगे इसकी। साथ साथ इसमें हमारे हेली ऑपरेशन से अब तक 371 लोगों को अब तक हम लोगों ने वहाँ से इवैक्यूएट कर लिया है। जो लोग वहाँ पे हर्षिल में हैं उनके लिए पूरी सुविधाएं वहाँ पे कर रखी हैं हम लोगों ने। वहाँ पे उनका रहने का, खाने का, पीने का और मेडिसिन का सबका वहाँ पे प्रबंध है। और हमारी ये प्रायोरिटी है कि जो पहले जो बच्चे हैं और जो आपके महिलाएं हैं उनको हम पहले इवैक्यूएट करें, जो बुज़ुर्ग हैं उनको हम पहले इवैक्यूएट करें। तो मौसम अभी ठीक है, तो अगर मौसम ने अगर साथ दिया तो उम्मीद है कि हम शाम तक इस ऑपरेशन को हम पूरा। अभी सर कितने लोग आपको लग रहा है कि हर्षिल, धराली वहाँ पर लोग आ रहे हैं और हमारी नियमित सॉर्टीज चल रही हैं। तो वहाँ पे जो लोग भी वहाँ पे हैं वो वहाँ पे सेफ हैं, उनका पूरा इंतज़ाम कर रखा है। वहाँ पे DMO SP ने अपना कैंप कार्यालय खोल रखा है वहाँ पर। साथ साथ SDRF और NDRF, हमारी लोकल पुलिस, ITBP
कि सारे जवान एक कोऑर्डिनेटेड रूप में हम अपना काम कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ आईजी गढ़वाल जो बता रहे थे कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है और मेरे पीछे आप देख भी रहे हैं कि किस तरीके से जो हेली से वहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम लगातार चल रहा है और उम्मीद की जा रही है जल्द से जल्द वहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको निकाल लिया जाएगा। कैमरामैन सुनील के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, उत्तरकाशी। और इसी के साथ ही हमारा बुलेटिन यहीं समाप्त होता है, लेकिन खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज़ पर लगातार चलता रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घरी तिरंगा, प्रत्येक घरी तिरंगा। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे। अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, इंटिंटा झंडा मने मनेगु त्रिवर्णा। Flamingo, वन्नकोडी, नीलदोरम, त्रिवर्णम। केसरिया रंग है क्या? ये रंग मेरी शक्ति का है, ये रंग मेरी ताकत का है, ये रंग देश के माथे पे सजा।